चलिए शुरू करते हैं। आज का हिस्ट्री टॉपिक हिस्ट्री पब्लिकेशन क्यूक बुक से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। स्मारक और भवन। स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी जो है सभ्यता 8000 साल पुरानी है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में हैं। महलों और नदियों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनके मुख्य रूप से जावा के बरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर का उल्लेख किया जाता है। सिक्के अभिलेख स्मारक के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियों की खुदी है, जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इसे आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार या आहत मुद्रा पेड़ पर षाढ़, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल वंश में बने हैं, जो मुख्यतः सीसा, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहन ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सिक्कों जारी किए हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा उसके संगीत प्रेमी का होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्का से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिमेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मूर्तियाँ। प्राचीन भारत में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण काल मूर्तियों पर आधारित वैदिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है।
बरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की कला मूर्तियों में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। चित्रकला। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशुओं तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। मुहरे। मुहरे अवशेष से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मुहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अवसाद से प्राप्त मिट्टी की मुहरे से बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थियों का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मणवाद में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। अब आते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य। वेद के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक विषय के में प्राप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक कला दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला आपका हो गया ऋग्वेद, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की ओर है। यह एक प्राचीन वेद माना जाता है। यह एक प्राचीन वेद माना जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल में चातुर्वर्ण्य संकल्पना की आधार है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी अथवा संख्यायन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। दूसरा अब आपका आ गया है आयुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियम या विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद पद गद दोनों में है। आयुर्वेद के 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद,
शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के मुख्य उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ एंड तैत्तिरीय। तीसरा आपका आ गया सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ है गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का ग्रहण है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की उत्पत्ति इसी से हुई है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों का गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य जैमिनीय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण है। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई, इसलिए इसे अथर्ववर्गीय वेद भी कहा गया है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय, लगभग 6000 मंत्र है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद है। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहते हैं। अगला है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इसमें वैदिक काल, समाज, संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिखे गए अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ऋग्वेद ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश एवं षड्विश ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण। अगला है आपका वेदांग तथा सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा अज्ञादि करने से सहायक है। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रुत, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञ विधि विधान, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला है आपका महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय तथा इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल है। रामायण हमारा
आदि काव्य है। इनकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की तथा हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के बीच संघर्षों का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। अगला है आपका पुराण। पुराणों में प्राचीन इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, जो हमेशा आते रहते हैं। पुराणों की संख्या 18। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता हैं लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता, संकलनकर्ता एवं लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है। ब्रह्मणेतर साहित्य, बौद्ध साहित्य। भारतीय साहित्य के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। सुत्त पिटक क्या है? धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वही अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध काल में पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध धर्मों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालिक इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंदपनो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। बौद्ध धर्म के हिंद संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन कार्यों का चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य में जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, श्री षष्ठी लक्षण, महापुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है।
रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है, जिसमें आदिकाल से लेकर 1115 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक को काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्राक्षर तथा कालिदास के कीर्त मालविकाग्नि मंत्रम आदि उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक जीवन में अब अश्वघोष कृत, बुधचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडबहो, विल्लोहन, विक्रमाकदेवसित, संध्याकरण, नंदीकृत, रामचरित, हेमचंद्र कृत, कुमारपाल चरित, जानक, पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण है। आइए उनके प्रमुख साहित्यिक रचनाएं पढ़ते हैं। रचना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। उनका विशेष तथ्य क्या था? व्याकरण ग्रंथ। मुद्राक्षर के रचनाकार विशाखदत्त थे। विशेष तथ्य था मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। रचना हो गया महाभाष्य, अष्टाध्यायी पर टीका। इनके रचनाकार हो गए पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव रचनाकार है। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी रचनाकार 6 मेंध है। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र रचनाकार कौटिल्य है। मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। नीतिसार के रचनाकार कामथक हैं। गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रभाव प्रकाश पड़ता है। मालविकाग्नि मित्रम जिनके रचनाकार हैं कालिदास। शुंग वंश के बारे में जानकारी। मृच्छकटिकम शूद्रक रचनाकार हुए। गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। हर्षचरित बाणभट्ट हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। रामचरित संध्याकरण नदी बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंदबर दाई पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी कल्हन कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी। चलिए अब विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण का उल्लेख किया गया। यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी यात्री के विवरण, अरब यात्रियों के विवरण। चलिए आगे हम देखते हैं। यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेशियस तथा हेरोडोटस नाम के प्रसिद्ध हैं। टेशियस ईरान का राजवैद्य था। टेशियस जो था ईरान का राजवैद्य था। टेशियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। टेशियस का वर्णन में अधिकांश कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने
5वीं सदी में ईसा पूर्व हिस्टोरिका की रचना की। इसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निकेयारेटस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीस, डायमेकस तथा डायोनिसिस के नाम उल्लेखनीय है। मेगास्थनीस ने इंडिका की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। मेगास्थनीस ने इंडिका में मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीस द्वारा इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला है आपका डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार। अन्य स्रोतों में अशोक की भी पढ़ने में मिलता है। जो बिंदुसार जो था, यह मिस्र जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायोनिसियस वो मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अगला है आपका प्लिनी। इसने पहले सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसने भारत के पशुओं और पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टोलमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थयात्रियों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विशेष में प्राप्त करने के लिए इसमें प्रमुख थे। अब आपका है फाहियान। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज का, यहाँ की भारतीय संस्कृति तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। हेनसांग यह 7वीं सदी में हंसवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है। इतिसंग यह 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। चीनी यात्री सुगुन ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच की थी। अरब यात्री के विवरण। अरब व्यापारियों तथा लेखकों द्वारा भारत की यात्रा के विवरणों से पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में प्राप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों के अल-बरूनी और इब्न बतूता के नाम सर्वप्रथम हैं। अल-बरूनी यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक-ए-हिंद व किताब-उल-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से तहकीक-ए-हिंद की अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। अरबी लेखकों में अल-बरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि भी प्रमुख हैं। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रिहला सर्वप्रमुख
जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। चलिए अब आते हैं अगला। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीनी भेजा। इब्न तुता को सुलाइमान ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीनी भेज दिया था। चलिए अब आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। किस प्रकार इतिहास का विकास हुआ, ये मेन यहीं से आपका न्यू टॉपिक शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिक काल, इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उदाहरण पाषाण काल का है, पूरा पाषाण काल, फिर आपका आ गया मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पुरान पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पाषाण काल प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पुराण पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पाषाण काल 40,000 ईसा से 10,000 ईसा पूर्व। अगला है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य उपलब्ध परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। उदाहरण संदर्भ सभ्यता, वैदिक संस्कृति। पुरातात्विक एवं पौराणिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह काल पुरातात्विक साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। पाषाण युग, पाषाण युग भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को विद्वानों में 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन प्लेस्टोक्रिटिक युग में हुआ था। पूरा पाषाण काल युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप में जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया। जैसे पुरान पाषाण काल में हम जानते हैं कि मानव किस प्रकार जीवन व्यतीत किया था, तो वो कहा जा रहा है कि पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उसको 3 अवस्था में बांटा गया है। पहला है निम्न पाषाण काल, प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल हो गया आपका 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पाषाण काल हो गया 40 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। प्रागैतिक काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पारसकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा घाटी एवं भोपाल के भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। पूर्व पाषाण काल तथा पूरा पाषाण काल को उपकरणों में विभिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है। निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा शाखान। तो आइए निम्न पूरा शाखान क्या है। इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी में छोटी सहायक नदी के रूप में प्राप्त हुआ, इसी कारण से सोहन संस्कृति भी कहा गया है। निम्न पाषाण काल में सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त, इसी कारण से सोहन संस्कृति भी कहा जाता है।
इस काल में पेबुल, चॉपर, चॉपिंग उपकरणों के साथ मिलता है। कह रहा है निम्न पुरातन काल में पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग उपकरणों के साथ मिलते हैं। चॉपर बड़े आकार का उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़कर चिकने और सपाट हो जाते थे। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी। मध्य पुरातन काल, इस काल में बहुसंख्यक कोर मध्य पुरातन के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्ट्ज पत्थर से किया जाता था। इस काल में बहुसंख्यक कोर, फ्लैक तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए और फलकों की अधिकता कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई थी। मध्य पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, यूपी में चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा तथा सोन घाटी, गुजरात में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, हिमाचल में ब्यास, बाणगंगा तथा सिरका घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। चलिए अब आपका आ गया तीसरा टॉपिक, उच्च पुरातन काल। इस काल का प्रमुख पाषाणोपकरण ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसमें दोनों किनारों समानांतर होते हैं तथा जो लंबाइयों से अपनी चौड़ाई से दोगुना होता है। भारत के इस काल के उपकरण सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, जुगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बघेलान, बाघोर मध्य प्रदेश, पटने, भदने तथा इनाम गांव तथा रेनीगुट्टा, बेमुला, कुनुल गुफाएं तथा सोरासुर तथा बूढ़ा पुष्कर आदि से प्राप्त हुए। आ गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तो इस पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोकोलिथ कहा गया। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। सर्वप्रथम C.S. कोलाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम C.L. कोलाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोजे। इस काल के प्रमुख केंद्र बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, नवासा इत्यादि थे। आदमगढ़, बागौर से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था, यानी कि मध्य पाषाण काल में पालतू पशु बनाया था। इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाण एक स्थल प्राप्त हुए। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से
प्राप्त हैं जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। कह रहे हैं कि नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के प्रमुख केंद्र बेलन घाटी, रेणुगुट्टा, आंध्र प्रदेश, सोनू घाटी, सिंहभूम इत्यादि। नवपाषाणकालीन स्थल बुजुर्गहोम तथा गुफकरण से अनेक गर्तावास, मृदभांड तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए। चिरान बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए थे। यानी कि चिरान जो बिहार में पड़ता है, उसको प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए जाते थे, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। कोलिडिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। नवपाषाणकालीन इस संस्कृति अपने पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। नवपाषाण काल में खाद्य का सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं था वरन उत्पादक भी था। वो कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। यहाँ पाए जाने उपकरण में कुल्हाड़ी, बंसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ी आदि प्रमुख थे। आदि ऐतिहासिक काल। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग को आदि पाषाणिक काल या धातु काल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से ही की जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित है। अब जानते हैं ईसा पूर्व और ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। कह रहा है कि ईसाई कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह का जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया है। इसमें वर्षों को गिनती उल्टी दिशा में होती है। वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके सापेक्ष ई लिखा जाता है और ई को लैटिन भाषा में एडी एनो डोमिनो भी लिखा जाता है, जिनका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ताम्र तपासकालीन संस्कृति। इस काल में मनुष्य पत्थर, तांबे के उपकरण, औजार प्रयोग लाने गया था। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल, यानी कि मनुष्य पत्थर और तांबों के उपकरण को प्रयोग लाने लगा था, तो इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा था। यानी कि लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वो क्या था? तांबा था। ताम्र पाषाण काल संस्कृतियों कृषक ग्रामीणों संस्कृतियों की थी। इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ निम्नलिखित है। बनास आहार संस्कृति जो कि राजस्थान में होती है। प्रमुख स्थल आहाड़, बालाथल तथा गिलुंद है। आहाड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है। आहाड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 ईस्वी के बीच हुआ था। आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का
गेलून इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे की बड़ी कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ तथा चादरें प्राप्त होती है। प्रमुख स्थल कायथा तथा एरन। कायथा में मिद्र भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तम संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ स्टेटाइट, कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। नोट: एरन अभिलेख में सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। एरन अभिलेख से सती प्रथा जो शुरू हुई थी, सती प्रथा, वो प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ मिले थे? आपका राजस्थान के इसी संस्कृति में मिली थी। अगला है आपका मालवा संस्कृति। प्रमुख स्थल कायथा, एरन तथा नवदा टोली। मालवा मृद्भांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है। प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा, दैमादा, दैमदगांव से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली है। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। यहीं से गेंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किला बंद और खाई से घिरी हुई थी। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाण काल संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। ताम्रपाषाण काल संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था। ताम्रपाषाण काल के संस्कृति का विलुप्त होने का सबसे बड़ा रीजन था बहुत कम वर्षा होती थी और सूखा था। चलिए उनके एक संक्षिप्त वर्णन में उनका प्रायोगिक काल। निम्न पुरातन काल में आपका संस्कृति था शल्य, गणांसा, खंडक, उपकरण संस्कृति। मुख्य स्थल थे पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महत्व था हस्त, कुठार एवं बाटिकासम उपकरण, होमो इरेक्ट अस्थि और अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। मध्यपाषाण काल में आपका आ गया पलक संस्कृति। नेवासा महाराष्ट्र में, डिडवाना राजस्थान में, निमटका, बांकुड़ा, पुरुलिया पश्चिम बंगाल। फलक, बथुरई, खुजनों से गुफा चित्रकारी होता था। उच्च पुरातन काल में अस्थि, खुरचनी एवं तस्वीर संस्कृति होती थी। बेलन घाटी, छोटा नागपुर, पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्रमुख स्थल थे। प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव का काल यहीं से शुरू हुआ है। हार्पून, फलक व हड्डी के उपकरण प्राप्ति हुए थे। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में आपका सूक्ष्म पोषण संस्कृति हुआ था। आदमगढ़, भीमबेटका, मध्य प्रदेश, बागोड़, सराय, नाहर, यूपी। सूक्ष्म प्रशन उपकरण बनाने की तकनीक का विकास हुआ था। अंधचाकरण उपकरण, एकधार फलक, स्थायी निवास का पशुपालन। नवपाषाण काल पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, बुजुर्होम, गुफिन तथा लंगनाज गुजरात, दमदमा कोल्डिया यूपी, चिरांद के बिहार, पलम जो कि आपके उपयुक्त में आप पढ़ चुके हैं। नवपाषाण काल के प्रारंभिक कृषि उपकरण मिला था। नवपाषाण काल का प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृद्भांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी करना, पाषाण उपकरण, पॉलिश का शुरू, पहिया, अग्नि का प्रचलन।
महापाषाण काल। महापाषाण काल में आपका नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण काल कहा जाता था। पत्थर का जो कब्र है उसको महापाषाण काल कहा जाता था। इन कब्रों में मानवों को दफनाया गया था। महापाषाण काल से संबंध लोग सामान्यतः पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े की कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए। महापाषाण काल में आंशिक सावधान की प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रह्मगिरी, आदिचनूर, मास्को, चिंगलपंतु, नागार्जुनकोंडा और इसके प्रति सावधान केंद्र थे। महापाषाण युग धान के अतिरिक्त रागी भी खेती करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से प्रथम स्थापित इसी पूर्व के बीच किया था। तो ये थे आपके प्रथम पार्ट दृष्टि क्विक बुक का, जो आज ये समाप्त हुआ। मिलेंगे फिर नए चैप्टर में। नमस्कार।